जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवांश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे संविधान सब्जेक्ट के अंतर्गत एक और वीडियो से। और इस वीडियो में आप देखेंगे हमारे अपने हैंड रिटन नोट्स में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को जानेंगे, वीटो पावर जानेंगे और मुद्रा अवमूल्यन कितनी बार हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो इस एक वीडियो में हमने सारी चीज़ों को समाहित कर रखा है। वीडियो को एंड तक देखें। बिल्कुल आप लोगों का सहयोग हमारे साथ लगातार बना हुआ है। जो रेगुलर हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, बिल्कुल रेगुलर रहें आप हमारे साथ में और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करते रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, आज हमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ ही जाननी है सारी की सारी, तो बहुत अच्छे से सीखेंगे भाई। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ, सबसे पहला आपका क्षमादान। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? जो हमारा राष्ट्रपति है वो उस देश, हमारे देश का क्या है, प्रथम व्यक्ति है। तो ये किसी की भी सज़ा को कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है, यहाँ तक कि वो मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है ना। तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की। राज्यपाल के पास मृत्युदंड की क्षमा की शक्तियाँ नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही हैं। तो ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी व्यक्ति को सज़ा कम कर सकता है, उसको माफ़ कर सकता है या फिर मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है। तो मर्सी पिटीशन जो जाती है वो राष्ट्रपति के पास जाती है। नेक्स्ट है आपकी इसकी विधायी शक्तियाँ। जो इसकी विधायी शक्तियाँ हैं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आपका कि ये क्या करता है? मनोनयन करता है। किसमें? राज्यसभा में और लोकसभा में। तो राज्यसभा में कितने सदस्यों का? 12 सदस्यों का। और लोकसभा में कितने? 2 सदस्यों का। इनका मनोनयन करता है। तो इसके अलग अलग अनुच्छेद याद कर लीजिए। 80 के 1 के तहत, अनुच्छेद 80 के 1 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। जो आपका साहित्य है, खेल है, विज्ञान है, इन सभी क्षेत्रों से आपके 12 सदस्यों का मनोनयन। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, जो आंग्ल भारतीय, उनका मनोनयन करता है अनुच्छेद 331 के तहत। तो 2 लोगों को 331 के तहत और 12 लोगों को 80 के 1 के तहत। कहाँ? राज्यसभा में और लोकसभा में। इस तरह से टोटल कितने लोगों का मनोनयन होता है? 14 लोगों का मनोनयन होता है। ये जो भी शब्द बोलते हैं हम, ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं ना, तो इनको ध्यान से सुना कीजिए और आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए कुछ और शक्तियाँ देखते हैं। अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के में क्या करता है आपका राष्ट्रपति? लोकसभा को भंग कर देता है। तो लोकसभा को भंग करने के लिए सलाह किसकी सलाह पे? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पे। तो लोकसभा जो भंग कर दी जाती है, आपकी समाप्त कर दी जाती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग करता है अनुच्छेद 85 के तहत। तो 85 के तहत लोकसभा समाप्त। फिर है आपका 87। तो अनुच्छेद 87 के तहत क्या करता है? 7-8 लोगों को साथ साथ बुलाता है। तो जिनमें 7-8 का आंकड़ा है या 7-8 लोगों को साथ साथ बुलाता है। साथ साथ बुलाता है मतलब संयुक्त बैठक करता है। तो संयुक्त बैठक करता नहीं है, संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है। तो 7-8 लोगों को बुलाता है और फिर उनको भाषण दे के समझाता है। तो सत्र के प्रारंभ होने पर जो सबसे पहले अभिभाषण देता है, कौन देता है? ये एग्ज़ाम में प्रश्न बना, राष्ट्रपति। और आपका संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? वो भी राष्ट्रपति ही बुलाता है, लेकिन अनुच्छेद आपका अलग होता है। तो अभिभाषण जो देता है वो 87 के तहत, और जो बुलाता है आपका वो कैसे? 108। तो 8-1 लोगों को बुलाता है ना, तो 7-8 लोगों को बुलाता है और भाषण देता है, जबकि 8-1 लोगों को बुलाता है और उनको घर भेज देता है। तो बुलाता है मतलब सदन के दोनों सत्रों को बुलाता है, दोनों सदनों के सत्र आहूत करता है, मतलब सत्र बुलाता है, संयुक्त बैठक करता है, उनका सत्रावसान मतलब सत्र समाप्त करता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? जब किसी विषय पर गतिरोध होता है। तो किसी विषय पर यदि लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध है तो राष्ट्रपति क्या है, भैया यार आ जाओ, मिलके बैठ लो, है ना, निपटा लो अपना मैटर और जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। अब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। तो जब संयुक्त बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो जो आपका संयुक्त बैठक है, दोनों सदनों को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और क्यों बुलाई जाती है? जब दोनों सदनों में गतिरोध होता है। तो एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट के साथ में मनोरंजक तरीके से चीज़ों को सीखते चलेंगे। तो ये सब हम संसद के अंदर की चीज़ें बता रहे हैं तुम्हें, ना, बिल्कुल लीक करके लाएँ आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं, कुछ और शक्तियाँ देखते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति की शक्तियाँ। तो यदि आप राष्ट्रपति बन जाए, मान लो आप बन गए, तो बन नहीं सकते, लेकिन बन गए तो फिर कितने लोगों की नियुक्ति कर सकते हो? भैया बहुत लोगों की नियुक्ति, जितने लोग चाहो, जितने दोस्तों को चाहो अपने, क्या क्या ना बना दो। तो क्या क्या बना सकते हो अपने दोस्तों को? तो क्या क्या बना सकते हो? राज्यपाल बना सकते हो,
सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य और अन्य न्यायाधीश बना सकते हो, क्या बात है। महान्यायवादी बना दो, महाधिवक्ता बना दो, मुख्य व अन्य निर्वाचन आयुक्त बना दो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब कैग बना दो, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य बना दो। तुम इतने भयंकर तुम्हारे पास पावर, यूपीएससी के बना दो, या फिर अन्य आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति या पदच्युति कर सकते हो, मतलब इन पदों पे किसी को भी बैठाल सकते हो या फिर उसको हटा सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं अपने दोस्तों को बैठाल सकते हो, पता लगा 8 पास है उसको तुम संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दो, है ना। उसके लिए उसकी योग्यताएँ होनी चाहिए, तभी तो बनेगा। तो ये योग्यताएं आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी। तो इन सभी पदों की नियुक्ति या पदच्युति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। फिर क्या है आपका, ये संघ राज्य क्षेत्र के जो क्या होते हैं, प्रशासक होते हैं या फिर उपराज्यपाल होते हैं। जो आपके संघ राज्य क्षेत्र हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, वहाँ पर राज्यपाल नहीं होता है, वहाँ पे क्या होते हैं, प्रशासक या उपराज्यपाल, उनकी नियुक्ति करता है। और राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो कितने सारे पावर, कितने सारी नियुक्तियाँ आप कर सकते हैं ना, ज्वाइनिंग दे सकते हैं भैया, आप तो एकदम एक बहुत बड़े कंपनी वाले हो जाएंगे ना। फिर आपकी इसकी सैन्य पावर, तो सेना की इसके पावर क्या पावर होती है? तो भैया ये सेना का सर्वे सर्वा होता है, मुखिया होता है, ये रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो ये पूछा जाता है सेनाओं का सर्व प्रमुख प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के 2 के तहत। तो अनुच्छेद 53 2 के तहत ये सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। वैदेशिक पावर, विदेशों में क्या पावर है इसकी भैया? तो आपने जाना था कि राजदूत तथा उच्चायुक्त की नियुक्ति करता है ना। और विदेशी राजदूत जो आते हैं, जो विदेशों से हमारे भारत में राजदूत आते हैं, वो राष्ट्रपति के सामने क्या करते हैं? अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, सर्टिफिकेट दिखाते हैं भैया, जो भी अपने सर्टिफिकेट वगैरह है ना। तो राजदूतों संबंधित जितनी भी वैदेशिक शक्तियाँ वो सब किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास हैं। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते देखते हो ना, बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, नेपाल, चीन, किसी के साथ भी, अमेरिका के साथ कोई भी समझौता हुआ, सब किसके नाम से होता है? सब के सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किन अनुच्छेदों के तहत? अनुच्छेद 77 और 299 के तहत। तो 77 और 299 इंपॉर्टेंट हो गए। जितने भी संधि समझौते किए जाते हैं सब राष्ट्रपति के नाम से। चलिए कुछ और पढ़ते हैं। विधेयकों पर इसको क्या क्या पावर प्राप्त है? तो जो विधेयक होते हैं, जो आपके कानून बनते हैं आगे चल के, तो उन पर इसको क्या पावर है? तो विधेयकों पर इसको क्या पावर है आपकी, कि ये संसद द्वारा हर एक विधेयक, चाहे कोई भी विधेयक हो, इसकी स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। तो कानून बनने के लिए अंतिम साइन कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। तो कोई भी कानून कौन बनाता है भैया? राष्ट्रपति बनाता है। तुम राष्ट्रपति बन गए तो फिर क्या है, कानून बनाने लगोगे, जो चाहो कानून बना दो, है ना। तो संसद पर पारित प्रत्येक विधेयक, जो संसद में पारित होता है विधेयक होता है, और फिर कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देता है। ये साधारण विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। जो साधारण विधेयक है इनको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, किंतु पुनः यदि दोबारा फिर से स्वीकृति देने के लिए इसको बाध्य होना पड़ता है। दोबारा फिर से आ गए तो फिर क्या इसे मानना पड़ेगा। मतलब कोई कानून, कोई विधेयक ऐसा था जो आपको पसंद नहीं आया, आपने एक बार क्या किया, उसको वापस भेज दिया, दोबारा फिर से लोगों ने उसे पास करके फिर भेज दिया, अब करो साइन, तो बाध्य हो भैया, तुम्हें साइन स्वीकृति देनी पड़ेगी। लेकिन फंडे हैं ना अपने पास, तो किसी विधेयक पर आप अनुमति रोक सकते हैं। अपनी अनुमति रोक मतलब नहीं देंगे, अस्वीकार मत करो, उस पर अनुमति अपनी रोक लो। अनुच्छेद क्या है आपका? 111। क्योंकि अनुमति देने की कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है भैया। 5 ही साल तो रहना है, तो 3 साल बचे होंगे, टरकाए रहो, नहीं दे रहे, अभी दे रहे, अभी दे रहे, कल करेंगे, परसों करेंगे, है ना। ऐसा करके आप इसको लटकाए रख सकते हो, अनुमति रोक सकते हो, क्योंकि समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं है अनुच्छेद 111 में। इसे ही क्या कहा जाता है? जेबी या पॉकेट वीटो। उस विधेयक को क्या कर लेता है? अपनी जेब में डाल लेता है ना, इसीलिए इसको क्या है? जेबी या पॉकेट वीटो का नाम दिया जाता है। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ ऐसे विधेयक हैं जो केवल राष्ट्रपति अनुमति देगा तभी प्रस्तुत किए जाएंगे। कौन कौन से भैया? नए राज्यों के निर्माण, यदि किसी राज्य का निर्माण करना है तो फिर क्या है आपका? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही वो विधेयक प्रस्तुत होगा। राज्य के क्षेत्रों में, सीमाओं में, नामों में, इनमें कोई परिवर्तन करना है तो भी किसके उस पे होगा? राष्ट्रपति के ही द्वारा विधेयक प्रस्तुत होगा। धन विधेयक अनुच्छेद किस में आता है? 110। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में ना। तो धन विधेयक भी इसी की अनुमति के बाद प्रस्तुत किया जाता है। संचित निधि जो होती है उसमें जो व्यय है, तो व्यय करने वाले कोई भी विधेयक हैं तो वो भी आपके राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत होते हैं। तो अनुच्छेद कौन सा? 117 का 3। ऐसे कराधान जिनसे राज्य हित जुड़े हों, तो राज्य हित से जुड़े हुए कराधान, वो भी आपके राष्ट्रपति की अनुमति से ही विधेयक प्रस्तुत होगा।
फिर राज्यों के बीच व्यापार है, वाणिज्य है और समागम है, इन पे यदि निर्बंधन करना है, कोई रोक लगानी है, तो वो भी आपका राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही ऐसा विधेयक पास होगा। तो राज्यों से संबंधित सारे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, धन विधेयक, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक और कराधान, है ना, ये सारे विधेयक आपके राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश, कोई कानून बनाना है। वैसे तो कानून वो बनता है जो संसद से पास होके पारित होके विधेयक आता है, वो कानून बनता है। लेकिन यदि आप कोई ज़रूरी बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है, तो क्या है, आपको एक पावर दी गई अनुच्छेद 123 के तहत 123 के तहत कि आप अध्यादेश जारी कर दो। लेकिन ये तब होगा जब कानून बनाना बहुत आवश्यक हो, कानून बनाना बहुत ही आवश्यक हो तो अध्यादेश जारी कर दो अनुच्छेद 123 के तहत। लेकिन इसे संसद के दोनों सदनों से सत्र जब आरंभ होगा तो उसके 6 सप्ताह के भीतर पास होना जरूरी है। यदि 6 सप्ताह में दोनों सदनों से पास नहीं हुआ तो फिर ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा भैया तुम्हारा कानून, है ना। तो इसकी पावर तभी तक है जब तक संसद के सत्र प्रारंभ ना हो, और संसद के सत्र प्रारंभ तो 6 सप्ताह के अंदर इसे पास हो जाना चाहिए ना। तो ये टाइम याद रखेंगे आप। और अध्यादेश बनाने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत याद रखेंगे। फिर इसकी न्यायिक शक्तियाँ, तो न्यायिक शक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 143 से कुछ याद आया ना दोस्तों। तो 143 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसकी न्यायिक शक्तियाँ हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या लेता है, इसके तहत सलाह लेता है। तो किससे सलाह लेता है भैया, कौन सलाह देगा, है राष्ट्रपति को। जो राष्ट्रपति के बाद जो प्रमुख होगा आपका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है आपका, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से ये सलाह लेता है। लेकिन माने ना माने ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यार मानना, ये सलाह लिए तो माननी पड़ेगी, अड़ गया है ना वो, तो अड़ नहीं सकता है कोई इससे, माने ना माने इसके मन पे, है ना। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, 5 न्यायाधीशों की समिति नियुक्त करता है। वो सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का मन होएगा मानेगा, नहीं मानेगा नहीं मानेगा, है ना। तो भैया मुखिया है, सर्वे सर्वा है। चलिए अब जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण वीटो पावर, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो इसकी वीटो पावर कितनी भैया, 3 वीटो पावर हैं। कौन कौन सी हैं, निलंबनकारी, निलंबन कर सकता है, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, पढ़ चुके हो भैया, जान चुके हो, अत्यांकित, और एक खतरनाक वर्ड है ना। तो चलो तीनों जानते हैं क्या है भैया। तो निलंबनकारी ये क्या कर देता है, विधेयक का निलंबन कर देता है, मतलब उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देता है, उसे क्या कहते हैं, निलंबनकारी वीटो पावर। तो ये कैसी, मतलब किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए, यार इसमें समझ में नहीं आ रहा, ये दिक्कतें वो दिक्कतें, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया, निलंबनकारी। जेबी, अब पॉकेट वीटो जाना था ना, जेब में डाल लेता है, जेब में डाल लेता है मतलब कि अनुच्छेद क्या था आपका 111 था, उसमें कोई टाइम की लिमिट तो थी नहीं, तो उसको क्या करता है, अनिश्चित काल तक के लिए उसको स्वीकृति नहीं देता है। तो स्वीकृति नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा विधेयक आपका स्वतः समाप्त हो जाता है। किसने यूज किया था भैया, जो आपके प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। 1986 में भारतीय डाक बिल पे, तो भारतीय डाक बिल पे कोई विधेयक आया, उन्होंने उसे क्या किया, जेब में डाल लिया, काम खत्म। फिर है आपका अत्यांकित। तो ये भैया अत्यांकित बड़ा खतरनाक टाइप का था। इसमें क्या था, पुनर्विचार के लिए लौटाला था, निलंबनकारी, इसको स्वीकृति नहीं दी थी, जेबी या पॉकेट वीटो। अत्यांकित में क्या है, सीधे सीधे मना कर देता है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति नहीं प्रदान करता है, अस्वीकार कर दिया, तो वो समाप्त हो जाता है ना। तो ये किसके लिए होता है, ये गैर सरकारी विधेयकों के लिए होता है। कब आया था ये, ऐसा हुआ था कब, 1954 में हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी ने पेप्सो विनियोग विधेयक पर ये अपना पावर यूज़ किया था। तो ये राष्ट्रपति की वीटो पावर्स हैं, निलंबनकारी, जेबी और अत्यांकित। तीनों समझ में आई होंगी दोस्तों आपको। यदि कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट करके बताएं ना। तो अब जानेंगे इसकी आपातकालीन शक्तियाँ, है ना। आपातकालीन शक्तियाँ, तो नाम ही बड़ा खतरनाक है। तो आपातकालीन शक्तियाँ कितनी हैं आपकी, 3 हैं, जानते हैं ना आप, 3 ही तो पावर हैं। अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे गए हैं। कौन कौन सी कैसे याद होंगी, तो आपातकालीन अशव, अशव मतलब आपातकाल, मतलब देश में आपातकाल, शाह मतलब स्टेट में आपातकाल, व मतलब वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद कौन कौन है, +4 करते जाओ, 52 से स्टार्ट करो, 52, 56, 60, तो 352, 356, 360, 4 जोड़ते जाओ। तो देश में आपातकाल अनुच्छेद 352, स्टेट में आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360। कितनी कितनी बार लगे, तो जो आपातकाल देश में लगा है 3 बार लगे। कब कब लगे हैं, एक तो 1962 के युद्ध में, है ना, जब चीन से युद्ध हुआ था, 1971 के युद्ध में जब आपका हम लोगों ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, और 1975, ये बहुत बुरा टाइम था भारत के लिए ना। इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था, खतरनाक तरीके से सारे नेताओं को तड़ी पार कर दिया था, बंद कर दिया था जेल में। तो 62, 71 और 75 3 बार लगा है आपका अनुच्छेद 352 वाला देश में आपातकाल, जो
राज्यों में आपातकाल है, बहुत बार लग चुका है भैया, 100 से ज़्यादा बार लग चुका है। सबसे पहले कहाँ लगा था, एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ लगा भैया, पंजाब में। तो पंजाब में पंजा लग गया ना। कब लगा था, 1951 में, देश के आज़ाद होने के बाद 1951 में आपका पहली बार लगा पंजाब में। सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा है आपका, साउथ में, केरल में। केरल में 9 बार लग चुका है अभी तक ये आपातकाल। फिर सबसे लंबे समय तक कहाँ लगा है, पंजाब में। कब से कब तक लगा था, 11 जून 87 से 25 फरवरी 92 तक। कितने साल, 87, 3, 5 साल लगा यार, बहुत लंबे समय तक। कर्नाटका में सबसे छोटा आपातकाल लगा है, केवल 7 दिन के लिए। कैसा मज़ेदार आपातकाल रहा होगा है। फिर आपका जो है महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इनमें एक एक बार आपातकाल लगा है। तो ये आपके आपातकाल से संबंधित क्वेश्चन हो गए। वित्तीय आपातकाल बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, कितनी बार लगा है भैया, एक को बार नहीं लगा है ना, अभी तक कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी भारत को वित्तीय आपातकाल की। फिर आपकी बात करते हैं मुद्रा अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यन क्या होता है, जब कोई देश अपनी मुद्रा के मूल्य में कमी कर देता है। तो मुद्रा के मूल्य में कमी क्यों की जाती है, ताकि लोग हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, हमारे देश में विदेशी मूल्य पैसा है ना, कि कोई चीज़ सस्ती कर देते हो तो क्या वो ज़्यादा बिकने लगती है, ऐसे ही तो होता है ना। तो यही मुद्रा अवमूल्यन होता है, अपनी मुद्रा के मूल्य में कमी करना। कब कब लगा भैया, सबसे पहले देश जब आज़ाद हुआ 1949 में, 47 के बाद 49 में लगा। फिर 66 में, 65 के युद्ध के बाद 66 में। फिर कब लगा, जब भारत की हालत बहुत ख़राब थी, 1991। तो किसने बाहर निकाला था, नरसिम्हा राव जी थे और मनमोहन सिंह जी थे। तो इन दोनों लोगों ने 1991 में देश में उदारीकरण की नीति लागू की और देश को बहुत बड़े संकट से बाहर निकाला। कहा जा रहा था कि 15 साल में भारत देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ, हम लोग मज़े से जी रहे हैं ना। तो 3 बार मुद्रा अवमूल्यन हुए, आपको क्लियर हुए दोस्तों। और आपातकालीन शक्तियाँ, आप सारे के सारे अनुच्छेद जो भी आपने पढ़े उनको एक बार में रिवाइज कर लो, बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो चलो, एक आपके लिए 2 पेज कंप्लीट किए हैं, उनको आप देख लीजिए। सबसे पहले आपका अनुच्छेद 72 था। 72 में क्या करता है, क्षमा करता है। तो क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में है। तो राष्ट्रपति क्या है, किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, या मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है। फिर 80 का 1 और 331, इसमें क्या थे आपके, 80 के 1 और 331 में मनोनयन की शक्तियाँ थी। मनोनयन की शक्तियाँ किसमें, 80 की 1 राज्यसभा में 12 और 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, है ना। और 85 में, तो 85 में क्या था, 85 से ये भंग कर देता था, 8 को 5 मार देता था, भंग कर देता था, मिटा देता था। तो 85 में लोकसभा को भंग करता था, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। फिर 87 में क्या है आपका, बैठक में 7-8 लोगों को बुला के भाषण देता था। तो संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है 87 में। 108 में क्या करता है, 8 लोगों को बुलाता था। तो बुलाता था या भेज देता था घर, है ना। संयुक्त बैठक आहूत करता था या अवसान करता था। तो बुलाता या समाप्त कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर 53 के 2 में कौन सी बहुत बड़ी पावर थी, 53 के 2 में ये क्या है आपका, सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है, सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है। फिर 77 और 299, 7-7-9-9 क्या है, संधियों किससे संबंधित हैं। तो सभी संधियां जो की जाती हैं, समझौते किए जाते हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम से 77 और 299 के तहत। ये आपके इनमें से कुछ कम महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आपके महत्वपूर्ण है अभिभाषण का और संयुक्त बैठक का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा भंग का और मनोनयन में, राज्यसभा में मनोनयन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्षमादान भी आपको याद करना है अच्छे से। फिर आपका यहाँ पे जो है ये सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 110, 111, 123, 143। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछेगा, भाई पिछले सीजीएल के एग्जाम में मिल गया यार, धन विधेयक किस में होता है। तो धन विधेयक किस में होता है भैया, 110 में। और धन विधेयक किसकी अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, तो ये केवल राष्ट्रपति की अनुमति के ही आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, अनुच्छेद 110 के तहत। 111 में क्या है, ये किसी विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, क्योंकि किसी भी विधेयक में कितने समय में अनुमति तो देनी है दूसरी बार में, लेकिन कितने समय में, समय सीमा को उल्लेख नहीं है। इसीलिए इसको क्या है, जेबी या पॉकेट वीटो की पावर अपना यूज़ करता है 111 के तहत। 117 के 3 में क्या था आपका, संचित निधि से व्यय विधेयक। तो जो व्यय होने वाले विधेयक होते हैं वो सब इसकी अनुमति से ही प्रस्तुत होते हैं। 123 और 143 बहुत महत्वपूर्ण। 123 से क्या करता है आपका, अध्यादेश जारी करता है। तो वो आपका कितने समय में दोनों सदनों से पास होना चाहिए, 6 सप्ताह में सत्र प्रारंभ होने के। फिर 143 में क्या करता है, सलाह लेता है, 143 है ना, जानते होगे। तो सलाह लेता है किससे, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उससे सलाह लेता है। लेकिन सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। कितने लोग बुलाए जाते हैं, 5 लोगों की समिति बनाई जाती है, वो इन्हें क्या करती है, सलाह देती है।
तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। रेगुलर जुड़े रहें हमसे, और चैनल पे क्या है, आपको लाइक करना है वीडियो अच्छा लगता है, और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ आपको क्या है, यदि कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट करके बताएं दोस्तों। जय हिंद साथियों।